Okay, very good evening, everyone. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. There was some technical issue initially, which is now resolved. Okay. आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. इम्पोर्टेंट इतना क्योंकि लास्ट क्लास में we have more or less covered this portion. That is culpable homicide, the entire culpable homicide. लेकिन the knowledge of culpable homicide without going into the section 300 is incomplete. क्योंकि culpable homicide क्या होता है? Culpable homicide murder कब होगा और culpable homicide not amounting to murder कब होगा? जब तक ये दोनों सेक्शन completely, be it section 299 और be it section 300, जब ये दोनों सेक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे तो culpable homicide in its entirety हम लोग समझ लेंगे. ठीक है? तो 299 में as we all know we have read 3 clauses. 3 explanation भी देखा हमने. Those 3 explanation, very important explanation we have seen in the last class. But apart from explanation, जो important portion था वो 299 का पार्ट 1. अब क्योंकि इसमें क्लॉज ऐड नहीं है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कोर्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करती है, क्लॉजेस ऐड करती है. 299 पार्ट 1, that is clause 1, 290 part 9 clause 2 and 299 clause 3. We have seen all these cases. We have seen some of the example. We have seen some of the important judgments relating to clause 1, clause 2 and clause 3. Today we will start this section 300, which is popularly known as murder. Murder जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं. अब थोड़ा तो रिकैप करना जरूरी है. एज 299 में हम लोग 3 चीज क्या देखें. सबसे पहला क्लाउज 1 क्या कहता है? एनीवन? क्लाउज 1, 299 क्लाउज 1, कोई भी बताओ. 299 क्लाउज 1. Intention of causing That death. by doing Very an good. intention of causes death, causing Intention to cause that. Very clearly. और हम लोग को पता है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ का मतलब क्या होता है. आई होप ईच वन ऑफ अस एट लीस्ट नाउ अवेयर ऑफ कि इंटेंशन टू कॉज डेथ क्या होता है. इंटेंशन मींस डिजायर टू कॉज डेथ, अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर. हम पहला क्लॉज बहुत क्लियरली पढ़े थे कि दिस इज क्लियर कट केस ऑफ मर्डर, मीनिंग देयर बाय डेथ इज सर्टेन. लेट्स सपोज बहुत सारे केसेस हमने देखा कि अगर किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी के सिर पे गोली मारी जाती है, या जनरली हम जो देखते हैं कि ए पर्सन हैज बीन गिवन मल्टीपल स्टैब इंजरी, ये सब केसेस क्या एकदम क्लियर कट केस दैट एक्यूज्ड इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यानी एक्यूज डिजायर टू कॉज डेथ, डिजायर के साथ उसने डेथ किया. दैट वाज द क्लॉज 1. हमने इसका बहुत सारा केसेस भी देखा. Now what was clause 2? Just remind me what was clause 2? 299 का clause 2 क्या था? so intention of causing bodily injury is likely to cause death. Very good. Intended not to cause death. Death नहीं करना था, यानी accuse का desire death करने का नहीं था, तो accuse का desire bodily injury करने का. bodily injury or intended to cause bodily injury which is likely to cause death. उसका भी इंटरप्रिटेशन हम लोग देखे थे. तो पहले क्लाउज में एक्यूज का इंटेंशन बहुत क्लियरली उस एक्ट से दिख रहा है दैट ही इंटेंडेड टू कॉज डेथ, या उसका डिजायर था डेथ करने का. दूसरे क्लाउज में हमने देखा कि इंटेंशन वाज नॉट टू कॉज डेथ, डिजायर वाज नॉट टू कॉज डेथ, डिजायर वाज टू कॉज बॉडीली इंजरी ओनली. सिर्फ बॉडीली इंजरी करने का डिजायर. एंड थर्ड क्लाउज वाज, बताओ थर्ड क्लाउज क्या था? What was the third clause?
So with the knowledge that he is likely by such act is can cause death. वेरी गुड. तो पहले और दूसरे क्लॉज में वी हैव सीन दी सीवियर सेंस, जिसको हम लोग ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ मेंस कहते हैं. द इंटेंस फॉर्म ऑफ मेंस पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में, दोनों में हमने इंटेंशन ही देखा. इंटेंशन इज द इंटेंस फॉर्म ऑफ मेंस. पहले में इंटेंशन, दूसरे में इंटेंशन. तीसरा इंटेंशन की बात नहीं करता है. थर्ड टॉक्स अबाउट नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड. तो इंटेंशन के साथ ना तो मारा है, ना ही बॉडीली इंजरी किया है, बट एक्यूज जो एक्ट किया है, he must be aware of the consequences of the act, although there was no desire. तो हमने जो केस देखा था स्नेक चार्मर का, जहां वो बेसिकली दूसरे को सांप से खेलने के लिए देता है. he knew that snake is poisonous and if the snake bites it is likely to cause death. तो वो अगर सांप काटता है, तो हम उस केस में देखे थे कि डिजायर नहीं था उस स्नेक चार्मर का, ना तो डिजायर था डेथ करने का और ना ही डिजायर था बॉडीली इंजरी कॉज करने का. बट ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम ये कह सकते हैं एटलीस्ट ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेचर एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट. उसके एक्ट से किसी का डेथ हो सकता है, इतना तो अवेयरनेस था उसको. ठीक, ये 299 कंप्लीटली हम लोगों ने देखा, and we have also seen explanation 1 2 3 complete. Now what we will do today is to cover this portion, और इस मर्डर के प्रोविजन को we will try to relate, correlate and contradict. जितने 4 क्लाउज हैं इसमें 1 2 3 4 4 different clauses along with exceptions. तो पहले कुछ फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू क्लियर सम फंडामेंटल्स. क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, क्लाउज 4, 4 क्लाउजेस हैं, उसके साथ 5 एक्सेप्शंस है. तो फंडामेंटल क्या क्लियर करना है? फंडामेंटल ये कि इफ द एक्ट फॉल्स अंडर बिटवीन क्लाउज 1 टू क्लाउज 5, इट इज क्लियर फ्रॉम क्लाउज 1 टू क्लाउज 5, क्लाउज 4. अगर चारों में से किसी क्लाउज में फॉल करता है, इट इज द केस ऑफ मर्डर. और ये अगर मर्डर है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द पनिशेबल सेक्शन वुड बी 302, दैट इज जो 302 में दिया हुआ है, या तो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो 300 के क्लाउज 1 क्लाउज 4 में, यानी क्लाउज 1 2 3 4 में अगर फॉल करता है तो मर्डर. इतना तो हम जानते हैं. इफ the act falls under 300 के एक्सेप्शन 1 से लेकर के एक्सेप्शन 5 एक्सेप्शन होंगे 300 में. अगर उस 300 के किसी भी एक्सेप्शन में फॉल करता है, that will not be the case of murder, rather उसको हम कहेंगे culpable homicide not amounting to murder. ठीक, आपको कि सर ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो पनिशेबल सेक्शन कौन सा होगा? 302 तो होगा नहीं, 304 होगा. और 304 में दो पार्ट हम जानते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो उन दोनों में से किस पार्ट में फॉल करेगा, जब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 300. कहता क्या है सबसे पहले देखो. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300, and then we will try to distinguish or to relate with 299 clause 1. क्योंकि जब तक दोनों को रिलेट और कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिस्टिंक्शन कर ही नहीं पाए. और अगर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में डिस्टिंक्शन करने नहीं आया, इस पूरे लेक्चर का या इस पूरे इतने दिन का जो हम लोग का मेहनत है वो बेकार चला गया. तो पहले आओ देखते हैं सेक्शन 300 क्या है. नाउ कम टू सेक्शन 300. लुक एट द सेक्शन. Look at it. The very first section says, except in cases hereinafter accepted. देखो क्या कहता है, except in cases hereinafter accepted. ये पहला चीज ऐसा क्यों दिया हुआ है, except in cases hereinafter accepted. यानी आप
इस पोर्शन को पढ़ना, क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 4 को तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन पहला जो क्लॉज है किसी न किसी एक्सेप्शन की बात करता है, टॉक्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन। मतलब ये कहता है एक्सेप्ट इन द केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड। तो कहां से एक्सेप्शन दिया हुआ है? देखो ये वाला एक्सेप्शन, इट टॉक्स अबाउट दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन अंडर 300 के अंदर जितने एक्सेप्शन है उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उन केसेस को छोड़ दे हम, इफ यू लीव असाइड दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन, यानी अभी हम 300 में जो पढ़ने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को अगर छोड़ दे, इफ यू लीव दिस एक्सेप्शन, अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है? दिस सेक्शन सेज culpable homicide is murder. Culpable homicide is murder if the act which the death is caused is done with the intention of causing. क्या कह रहा है? If the act by which death is caused is done with the intention of causing. अब जैसे कि 299 में काफी डिटेल में सारे एक्सप्रेशन को हमने समझा, तो पहला ये प्रपोर्शन तो आप समझ गए, दिस टॉक्स अबाउट एक्सेप्शन ऑफ 300। तो जब हम 300 के क्लाउज 1 से क्लाउज 4 तक पढ़ेंगे, इसके एक्सेप्शन को छोड़ देंगे। ठीक, ये कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। कब मर्डर होगा? जब when the act by which death is caused is done with the intention of causing. अब इसमें भी वही रूल लगेगा जो 299 में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले डेथ कैसे होता है? बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तो हम इसमें रिपीट नहीं करने वाले हैं, जो सेक्शन 299 में पढ़ा था हमने वही करेंगे। तो हमको क्या करना है? एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द डेथ ऑफ द विक्टिम। विक्टिम के डेथ और एक्यूज की एक्ट में एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, जो कि कॉजल कनेक्शन हम लोगों ने 299 क्लॉज 1 में पढ़ा। तो यहां भी सेम अप्लाई करेगा। वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट इट इज बिकॉज द एक्ट ऑफ एक्यूज्ड एज अ रीजन ऑफ विच डेथ हैज बीन काउज्ड बाय द। ऐसा नहीं कि किसी और एक्ट के कारण विक्टिम की डेथ हुई। अब जैसे कल ही इंडिया पाकिस्तान का मैच था, एंड वी ऑल नो हाउ इंटेंस दिस गेम इज टू बी। कितना इंटेंस होता है ये सर। लेट्स सपोज, और ये हम लोग देखते भी हैं कि कई बार कैसे होता है, ऐसा होता है कि लोग टीवी फोड़ देते हैं। कई बार लोग, मतलब चलो ठीक है, कल का गेम इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन जब भी केस इंटरेस्टिंग होता है और इंडिया हार जाती है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। लेट्स सपोज समबडी कमिटेड सुसाइड। तो लेट्स सपोज कि कल के हार के बाद समबडी कमिटेड सुसाइड। सुसाइड अभी नहीं कहते हैं, अपने आप को मार लेता है। अब उसके परिवार वाले एक एफआईआर करते हैं, लॉन्च्ड एफआईआर, और वो एफआईआर स्पेशली दो लोगों के लिए, दो तीन लोगों के अगेंस्ट, खास करके रोहित शर्मा। कल का मैच आपने देखा कि नहीं देखा? रोहित शर्मा, केएल राहुल और एक दो और प्लेयर जो हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द टीम इंडिया which led to the death of my father. उसके फादर की डेथ होगी, हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और नहीं बर्दाश्त करने के कारण वो मर जाते हैं। तो अब ये एलिगेशन लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द टीम इंडिया, स्पेशली रोहित शर्मा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इंडिया लूजेस द मैच एंड माय फादर डाइड। तो यहां पर क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले कोर्ट पूछेगी, क्या ये जो एक्यूज का एक्ट है, that is losing a game against Pakistan and the death of that person, जो भी फैन हो, क्या इसमें कोई कनेक्शन है? कैन वी से दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन? एनीवन, जल्दी बताओ। No, sir. क्लियरली No, नॉट। प्राइम फेसाई हमको पता चलता है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो जो रूल हम 299 के क्लाउज 1 में पढ़ रहे थे, same would apply here also. We have to establish causal connection between the act of accused and the death of the victim. तो पहला चीज तो हो गया। Now
एक्ट का यहां भी वही मतलब है जो एक्ट का मतलब हम 299 में पढ़े थे। आप ही फटाफट बताओ एक्ट का मतलब पहला क्या होता है? फर्स्ट एक्ट का मतलब illegal omission. अंडर सेक्शन 33 हमने डेफिनेशन देखा इलीगल ओमिशन। What और is booking? What is booking? वेरी गुड, वेरी गुड, What or series of acts. सीरीज ऑफ एक्ट। और कुछ होता है? क्लियर। तो एक चीज तो समझ गए, ये जो पहला पार्ट है इफ द एक्ट विच द डेथ इज काउंट, यहां से हम कॉजल कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। एक्ट का मतलब भी हम समझ गए, लेकिन यहां पर देखो ये तो एक्टस रियस का पार्ट, एक्टस रियस का पार्ट। सो कि मर्डर प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव एक्टस रियस एज वेल एज द मेंस रिया, एक्टस नॉन फेसिट में नेसी मेंस। अब यहां मेंस रिया क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, ऐसा एक्ट किया गया है इस इंटेंशन से, इस मेंस रिया से, इस मेंस रिया से, विद द इंटेंशन ऑफ काउज डेथ। अब कभी सर ये जो क्लाउज है इस क्लाउज में और 299 के क्लाउज 1, इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन है कि नहीं? अब जैसे देखो आपके ऊपर में 299 लिखा हुआ है यहाँ, इसके पहले क्लाउज तो दिया नहीं हुआ है, पहले क्लाउज whoever causes death by doing an act with the intention of cause death, ये पहला है इसका पोर्शन। और यहां कह रहा है एक्ट बाय विच डेथ इज काउज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। आप इन दोनों में डिस्टिंक्शन करके बताओ, इन दोनों के दोनों एक्सप्रेशन में कोई अंतर है क्या? डू यू फाइंड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन 299 क्लाउज 1 एंड 300 क्लाउज 1 पार्ट 1? एनी डिस्टिंक्शन? पहले दोनों को देख लीजिए एंड देन टेल मी डू यू फाइंड एनी डिस्टिंक्शन? यस जयश्री, कुछ बोलना है आपको? यस सर। सर 299 में एन एक्ट लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट हो सकता है, कोई भी एक्ट जिससे कि इंटेंशन है सर कॉज डेथ कॉज करने का। लेकिन जो 300 है इसमें दी एक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि वो पर्टिकुलर वो एक्ट जिससे डेथ कॉज हो। मतलब इसमें एक्ट पे एम्फेसिस दिया गया है कि अगर ऐसा एक्ट होता है जिससे कि डेथ कॉज होना निश्चित है 300 में, और 299 में ये दिया हुआ है कि कोई भी एक ऐसा एक्ट हो सकता है जिससे मतलब डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा कि 299 में इंटेंशन होता है, और 300 में शायद मतलब कंफर्मेशन ही रहता है कि मतलब नहीं, जो एक्ट किया गया है उससे कंफर्म डेथ हो ही जाती है। उसमें प्रोबेबिलिटी की वो नहीं होती, क्योंकि 299 में हम मोस्टली देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन 300 में प्रॉपर मर्डर की बात करते हैं, मतलब डेथ कॉज इज कंफर्म्ड। यस। ओके ओके ओके। एनी अदर डिस्टिंक्शन इफ एनीवन फाइंड्स एनी अदर डिस्टिंक्शन? कुछ और डिस्टिंक्शन किसको मिल पा रहा है क्या? चलो ठीक है, एन एक्ट और बी एक्ट का डिस्टिंक्शन है। ये डिस्टिंक्शन है, we'll see definitely in the actus reus कि क्या distinction। But as far as the mens rea is concerned, intention of causing death और यहाँ intention of causing death, do you find any distinction? कोई distinction मिलता है आपको? No sir। नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि leave aside that particular part which we will discuss, 299 clause 1 and 300 clause 1 is both are identical section। मतलब ये कि एक्ट पर तो डिस्कस करेंगे, ऐसा एक्ट जिससे एक्यूज का डिजायर रिफ्लेक्ट होता है दैट ही इंटेंडेड टू काउज डेथ, यानी वो सिर्फ डेथ करना चाहता था, ही इंटेंडेड टू काउज डेथ। तो 299 क्लाउज 1 हो या 300 का क्लाउज 1 हो, डिजायर इज वेरी क्लियर, डिजायर वाज टू काउज डेथ। तो आप जो बंदूक ये क्या कहते हैं पिस्तौल से किसी के सिर पर आप गोली मारते हो, है ना, किसी के नाइफ से 50 से 60 स्टैब करते हो, केरोसिन तेल किसी के सिर पर पोर कर देते हो और उसको उसका घर लॉक कर देते हो। ये सारे एग्जांपल बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश ये करता है, द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज एस्टैब्लिशेस क्लियरली कि डिजायर एक्यूज का मारने का है।
तो 299 300 आइडेंटिकल सेक्शन, इंटेंशन टू कॉज डेथ, मीनिंग देयर बाय एक्यूज का डिजायर मारने का है, दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं है। देयरफॉर अगर एक्ट, इफ एनी ऑफ एक्ट ऑफ द एक्यूज falls under either 299 clause 1 or section 300 clause 1, the punishable section would be 302। समझ में बात आ रही है? तो जितने भी एक्ट दिखेंगे where you can say surely or certainly that death is going to be caused, death is to be caused, certainly अगर कह सकते हैं तो 299 300 clause 1 में punishable section 302 का हो। दोनों में कोई एज सच कोई डिस्टिंक्शन नहीं। ठीक, तो पहला क्लाउज तो समझ गए। नाउ कम टू सेकंड क्लाउज, यहां से 300 सेपरेट होना शुरू होता है 299 से। दिस इज द क्लाउज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस सेक्शन यानी क्लाउज 2 विद सेक्शन 290। तो जब कंपैरिजन की बात आएगी तो हम लोग कंपेयर करेंगे 299 क्लाउज 1 को 300 के क्लाउज 1। तो हम पाते हैं दोनों सेम है, इसका पनिशमेंट 302। नाउ कम टू वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन 300 क्लॉज 2। अब देखो इसको बहुत केयरफुली देखना क्या कहता है। नाउ दिस सेक्शन सेज, क्या कहता है, इफ इट इज डन व्हाट द एक्ट, if the act is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of a person to whom harm is caused। अब इसको बहुत केयरफुली पढ़, इस क्लॉज 2 का, जो क्लॉज 2 की बात हम कर रहे हैं, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट पढ़िए, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडली, मतलब यहां भी मेंस भी इंटेंशन है। पहले वाले क्लॉज में भी मेंस भी इंटेंशन था, मीनिंग फर्स्ट क्लॉज में डिजायर वाज टू काउज डेथ, सेकंड क्लॉज में भी जो पहला पार्ट है डिजायर इज टू काउज बॉडली इंजरी। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि सेम प्रोविजन हमने 299 के क्लॉज 2 में भी पढ़ा। जैसे देखो यहां क्या लिखा हुआ, विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडली इंजरी। तो पहले पार्ट से क्या समझ में आता है, द फर्स्ट पार्ट टेल्स यू कि द डिजायर ऑफ द एक्यूज्ड इज टू काउज डेथ, सॉरी, डिजायर ऑफ द एक्यूज्ड इज टू काउज बॉडली इंजरी। अब यहां से हमको देखना है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर है। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, एज ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज डेथ ऑफ अ पर्सन टू हार्म इज टू बी काउज्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज डेथ। यहां कह रहा ऑफेंडर नोज। अब सोचोगे सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ऑफेंडर नोज, ऐसा चीज तो हम ऑफेंडर नोज, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी कुड नॉट फाइंड इन 299। याद देखो, इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू काउज डेथ, ये सेम हम 300 के पार्ट 2 में नहीं पाते। हम पहला क्लॉज तो देखते हैं, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडली इंजरी, लेकिन इसके बाद बोलता है ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज डेथ of the person to whom the harm is caused। अब इसका क्या मतलब हुआ, offender knows, offender knows मतलब सर वो नॉलेज है उसके पास। सर वो विक्टिम कुछ स्पेशल है, उसके पास कोई प्रॉब्लम है और अक्यूज्ड को पता हो। क्या पता है कि उसको, awareness of consequences। ठीक है, एनी अदर ओपिनियन। देख, इस जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 300 का, इसका दो पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज इंटेंशनली काउजिंग सच बॉडली इंजरी, इंटेंशनली काउजिंग सच बॉडली इंजरी। तो हम उस एक्ट से बस देखेंगे whether the intention was to cause bodily injury or not। इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। सेकंड जो प्रोविजन है, दूसरा जो पार्ट है, यही पार्ट इस सेक्शन 300 को 299 से अलग करेंगे। और
इसी कारण से ये एक्ट मर्डर में फॉल कर जाएगा। कैसे समझो? सर मोस्ट प्रोबेबल Often- होगा क्या? हम मोस्ट आएंगे उस प्रोबेबल। पर। नहीं, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब नहीं है इससे। ऑफेंडर नोज, पहला पार्ट है ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज दैट। अब जैसे हम कहते हैं ऑफेंडर नोज, मतलब ऑफेंडर को नॉलेज है। अब तो सर किस चीज का नॉलेज है ऑफेंडर? जब आप कहते हो ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज दैट, पहले बात करते हैं ऑफेंडर नोज पर। ऑफेंडर नोज यानी ऑफेंडर को नॉलेज है। अब जैसा कि हम नॉलेज के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉलेज मींस अपने नेचर एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ एक्ट को समझना, यानी यू आर अवेयर ऑफ द नेचर एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। यहां पर जो नॉलेज है, कैसा नॉलेज है ये? इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज। अब यहां से दो चीज आप समझना स्टार्ट कर लेना। दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सब्जेक्टिव, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन समझ में आ गया तो क्लाउज 2 क्लाउज 3 समझ में आसानी से आ जाएगा। व्हेन आई से कि समथिंग इज सब्जेक्टिव एंड समथिंग इज ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन? समथिंग इज सब्जेक्टिव एंड समथिंग इज ऑब्जेक्टिव। एनी सर डिस्टिंक्शन? सर एक एक करके सब्जेक्टिव में हेलो तो बताइए। यस सर सब्जेक्टिव में होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। वेयर एज ऑब्जेक्टिव होता है कि काफी ऑब्जेक्टिव, लाइक अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं या आप देखो, तो उसमें जो हमारा कंक्लूजन है वो डिफरेंट आएगा। ठीक ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, देखो बहुत सिंपली समझो। सब्जेक्टिव, लेट सपोज सब्जेक्टिव मतलब एक पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन मतलब अब मैं एक सब्जेक्टिव ओपिनियन देता हूं कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्टर ज्यादा चाहिए। लेट सपोज माय सब्जेक्टिव चॉइस इज दैट आई लाइक शाहरुख खान एंड आई थिंक शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर। ये सब्जेक्टिव है, क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है, मेरे यार्डस्टिक से ये लग रहा है कि शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर। दैट इज द सब्जेक्टिव नॉलेज, बिकॉज मेरे ओपिनियन में वो बेस्ट है। बट ऑब्जेक्टिव ओपिनियन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ओपिनियन का ये मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक बेस्ट एक्टर होने का जो जो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, उस बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे, नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन कि उसके हिसाब से क्या है। ऑब्जेक्टिव मींस ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक देख करके एक ओपिनियन फ्रेम होता है कि हाँ ये अच्छा है, इसके पास हो सकता है एक्टिंग स्किल अच्छी हो, मूवीज अच्छी अच्छी की हो, और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक अच्छे हैं। तो subjective means personal point of view, objectively means overall circumstances को कंसीडर करके एक ओपिनियन फ्रेम होता है। ठीक है, तो यहां जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है ऑफेंडर नोज, मतलब ऑफेंडर यानी एक्यूज को कुछ स्पेशल नॉलेज है। याद देखो, accused must have a special knowledge regarding peculiar situation or the health condition of a victim। फिर से हम कह रहे हैं, एक्यूज को स्पेशल नॉलेज है रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर सिचुएशन या उसके हेल्थ कंडीशन से। अब कहो कैसे सर? अब जैसे सपोज करो एक बंदा ए है और वो वेट कर रहा है कि इसके फादर कब डेथ कर जाएंगे। फादर डेथ करेंगे तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो डायरेक्ट मर्डर तो कर नहीं सकता है। लेकिन उसको ये पता है, क्योंकि फादर के हेल्थ चेकअप में वो रेगुलरली जाता है, कि हिज फादर इज सीरियस हार्ट पेशेंट, है ना, सीरियस हार्ट पेशेंट। और डॉक्टर ये कहा हुआ है कि कोई भी सीरियस न्यूज आप अपने फादर को नहीं बताइएगा, इवन फैमिली मेंबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, कोई भी सीरियस न्यूज या इंसिडेंट उनको नहीं बताना। तो दिस एक्यूज ए, जो उसका सन है, उसको ये स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज ऑफ द हेल्थ कंडीशन ऑफ हिज फादर। वो एक दिन प्लान बनाता है कि ऐसे तो मर नहीं रहे फादर, तो हम क्या करते हैं, वो जाता है, ही रश इनटू द रूम ऑफ बी, यानी हिज फादर्स रूम, और उनके कान में जोर से बोलता है, पापा मां नहीं रही, यानी योर वाइफ डाइड, योर वाइफ इज डेड।
जैसे ही कान में बोलते हैं, सडनली एज ए रिजल्ट ऑफ विच, शॉक के कारण उसके फादर की डेथ। एक एग्जाम्पल। दूसरा, ए को ये पता है कि बी का जो स्प्लीन है वो इनलार्ज है, एंड बी को डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि जनरली आप फाइट वगैरह से बचें और कोशिश करें कि आपके एब्डोमेन में कोई मारे नहीं। और ए को ये बात पता है कि बी इज हैविंग इनलार्ज स्प्लीन, एंड इफ बी इज गिवन अ ब्लो इन अ स्टमक, यानी एब्डोमेन में उसको नॉर्मली भी मारा जाता है, तो अगर मारा जाए तो हो सकता है स्प्लीन फ्रैक्चर कर जाए और उसकी डेथ हो जाए। अब इसको ऐसे समझ, एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं कि बी इज हैविंग इनलार्ज स्प्लीन, वो अगर उसके पेट में एक घूसा मारता है या एक बंबू या किसी स्टिक से पेट में मारता है, तो नॉर्मली उसको क्या कहेंगे, कौन सा ऑफेंस वो करता है, क्या इंटेंशन गैदर कर सकते हैं? सिंपली हर्ट, ग्रीवियस हर्ट या हर्ट वो देखेंगे हम आगे आएंगे जब 320 पर, तो बहुत कह सकते हैं सर हर्ट हो सकता है या तो हर्ट हो सकता है या ग्रीवियस हो सकता है। लेकिन अगर ए को स्पेशल नॉलेज है रिगार्डिंग दी हेल्थ कंडीशन ऑफ बी या स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और तब वो उस नॉलेज के साथ हिट करता है बी को, यहाँ पर अगर हम पंच दे रहे हैं या किसी स्टिक से मारना है, दिस पर्सन ए हैज अ स्पेशल नॉलेज कि बी के का लार्ज स्प्लीन है। पहले भी एग्जांपल में सन ए हैड नॉलेज दैट माय फादर इज अ सीरियस हार्ट पेशेंट, और कोई अगर इंसिडेंट के बारे में एब्रप्टली बताया जाए तो उनकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? तो क्लाउज 2 जो है इस चीज की बात करता है। इस यहां तक जो पहला पार्ट है उसका दो पार्ट है क्लाउज 2, इंटेंशनली काउजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज। पहले पार्ट में 299 के क्लाउज 2 में कोई अंतर, क्योंकि आप 299 का पार्ट 2 पर हो, वहां भी लिखा हुआ है दैट इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी। लेकिन डिफरेंस कहां से हो जाता है, यहां पर ऑफेंडर को सब्जेक्टिव नॉलेज है और यहां पर टेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव टेस्ट। कोर्ट ये देखिए कि क्या जब पंच मार रहा था एक्यूज, क्या उसको ये स्पेशल नॉलेज था। अगर वो स्पेशल नॉलेज है तो सेक्शन 300 के पार्ट 2 में फॉल। अब आप में से किसी का एक डाउट ये कि सर आप लाइकली का कोई मतलब बताएं। सेक्शन 299 आप पढ़ा रहे थे, तो लाइकली का मतलब बताए थे, वो भी क्लाउज 2 में और क्लाउज 3 में। आप याद करो, क्लाउज 2 में लिखा हुआ था विद द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज इट इज लाइकली टू कॉज दैट, और विद द नॉलेज दैट दिस एक्ट इज लाइकली टू कॉज। आप याद करो कि हम लाइकली के रिगार्डिंग में 4 डिफरेंट स्टार्टअप बनाए। क्या क्या बनाए थे? पहला पॉसिबिलिटी, पहला पॉसिबल, वेरी गुड। दूसरा प्रोबेबल। तीसरा मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, एंड लास्ट सर्टेन। यानी लाइकली यानी डिग्री ऑफ काउजिंग डेथ को 4 डिफरेंट सेगमेंट में इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सबसे कम डिग्री पॉसिबिलिटी का, जैसे हम कहते हैं कि 100 में 2-3 आदमी मरे। प्रोबेबल मतलब सर इट इज 50-50 चांसेस, मर भी सकता है नहीं भी मर सकता है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ, अगर न्यूमेरिकली इसको देखें तो सर 80 से 95% चांसेस है मर जाए, सर्टेन 100% मर जाए। ये हम देखे थे। और लाइकली का क्या मतलब समझे थे एनीवन? लाइकली का मतलब प्रोबेबल, वेरी गुड, प्रोबेबल मतलब सर मर भी सकता है नहीं भी बस। अब देखो मैकॉले इंटरेस्टिंगली एक ही वर्ड का मीनिंग जस्ट बिफोर, जो उससे पहले वाला जो सेक्शन था उसमें कुछ और है, और यहाँ पर जो हम वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब कुछ और है। अगर यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काउज डेथ, यहाँ भी वर्ड लाइकली टू काउज डेथ, तो अगर इसका मतलब हम वही ले जो 299 में इंटरप्रेट किए हैं, तो बहुत मतलब होगा प्रोबेबल।
इस मीनिंग को अगर इस सेक्शन में इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ प्रोबेबल होगा, तो 299 में फॉल करेगा। लेकिन कोड देखो कितना इंटरेस्टिंगली इसमें बता, देखिए आप कोड क्या कहती है। नाउ कोड सेज द वर्ड लाइकली इन क्लाउज 2 of section 300 coupled with the word knowledge indicates definiteness or certainty of death and not mere probability. Likely does not mean probability under section 300 clause 2. क्यों? क्योंकि it is not only likely, rather knowledge plus likely. Knowledge plus likely मतलब a some sense of certainty कि हाँ ये हो ही जाएगा, और इसलिए ये अपने आप में ग्रेव है और इसलिए मर्डर के कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि एक्यूज को स्पेशल नॉलेज है कि अगर ये एक्ट करेंगे तो डेथ हो जाएगा। गेटिंग इट? तो सेक्शन 300 क्लॉज 2 का दो पार्ट है। पहला पार्ट इंटेंशनली काउजिंग सच बॉडीली इंजरी, एंड दूसरा ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज दैट। Offender knows यहाँ पर subjective knowledge, meaning thereby a special knowledge to the offender regarding the special condition या health issues, health condition of the victim, और likely here does not only means probable, सिर्फ probable नहीं, a kind of certainty। अगर एकदम certain नहीं कहेंगे तो एक तरीके से कहेंगे कि हाँ उससे डेथ हो जाएगी। ये दोनों एग्जाम्पल जब हम दे रहे थे, where a father was suffering from heart disease, severe heart disease, and the other person was suffering from enlarged spleen, उसको पता है कि इसको पंच किया जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। गेटिंग इट? ऐसे केसेस आएंगे आपके पास तो सेक्शन 300 क्लॉज 2 में फॉल करेगा। तो आपको एग्जामिन क्या करना है? सबसे पहले एग्जामिन ये करना है कि इंजरी काउज हुआ है कि नहीं, और जो इंजरी काउज किया गया है क्या वो इंटेंशनल ही या एक्सीडेंटल है। If it is intentional, the second part is the knowledge part of the offender. हम देखेंगे क्या एक्यूज को स्पेशल नॉलेज है तो उसका डिफरेंस। अब इसका एक टेस्ट एक और इसका केस लॉस देखते हैं और उसके बाद बताना कि इस केस में क्या होगा नहीं होगा। इसमें जो क्लॉज 2 है वो अप्लाई करता है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, विलियम्स स्लेनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, अ लैंडमार्क जजमेंट अंडर सेक्शन 300 क्लॉज 2। देखो क्या होता है। Now this accused, तीन लोग हैं। A particular person accused, एक डिसीज होता है और डिसीज की एक सिस्टर होती है। ये accused और इसकी सिस्टर they both were in love with each other, दोनों प्यार करते हैं दूसरे से और कंटिन्यू करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये उसके ब्रदर को, ये डिसीज को नहीं अच्छा लगता है और कई बार accused को रिप्रिमांड कर चुका है और डांट चुका है और accused को बेसिकली सॉल्व भी कर चुका है। अब व्हाट हैपेंड इन वन डे, दिस एक्यूज को चूंकि घर से भगा दिया, इन अ पर्टिकुलर डे एक्यूज केम विद द ब्रदर, एक्यूज अपने भाई के साथ आता और अपने बिलवेड को डिसीज के घर से बुलाता है कि तुम आओ, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलना चाहिए। तो वो बाहर खुद नहीं निकलती है, उसका जो ब्रदर है डिसीज, he came out, और एक्यूज्ड और डिसीज में हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड होते हैं, दोनों में कुछ बहुत बहसा बहसी होती है, गाली गलौज होता है और अल्टीमेटली एक्यूज्ड जो उसका भाई साथ में आता है विद हॉकी स्टिक gave a heavy blow on the head of the deceased. डिसीज के सर पर एक हॉकी स्टिक से कस के मौत करता है। As a result of which this deceased died. उसके भाई की मृत्यु हो जाती। अब डिफेंस कोशिश कर रहा है, प्रोसिक्यूशन कोशिश कर रहा है इसको 300 क्लॉज 2 में लाने, और 300 क्लॉज 2 में लाने के लिए सबसे पहला केस क्या है? इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी। क्या ये फॉल कर रहा है? इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी? Yes, sir. वेरी, पहला तो फॉल कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? ऑफेंडर नोज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज, यानी
क्या नॉलेज है ऑफेंडर को एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की? क्या यह स्पेशल नॉलेज दिख रहा है कि उसके बारे में, ऑफेंडर के बारे में? कैन यू से दैट ही इज हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ समथिंग? यस नहीं। सर। कौन सा नॉलेज है? सर उसको नहीं पता है सर, कि उसे अगर मारेगा तो वो मर सकता है। सॉरी, उसको उसको पता हेड है पे कि वो उसके सर पर मारेगा तो मर सकता है। हेड पे अटैक करने से। वो तो सबको पता है, तो ऑर्डिनरी देख सकते हैं, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो नहीं है। इज हाँ देयर एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस? तो ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं। आप भी कहोगे यही, हम भी यही कहेंगे कि सर पर मारेंगे तो डेथ हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। क्या कोई स्पेशल नॉलेज के बारे में पता है उसको? स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल हेल्थ कंडीशन के बारे में उसको पता है? नो नहीं, नहीं सर। पता। नो नो सर। सर। तो स्पेशल हेल्थ कंडीशन का कोई इशू नहीं है या स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में पता नहीं है, तो ये सेक्शन 300 क्लॉज 2 में फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? तो आई होप दिस सेक्शन 300 क्लॉज 2 इज वेरी क्लियर। फिर से हम बता देते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी पहला, एंड सेकेंडली offender knows to be likely to cause death. It is the special knowledge of the offender regarding the special circumstances, and this is how it is different from 299 part. और इसलिए ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। कब मर्डर हो जाएगा? जब ऑफेंडर के पास स्पेशल नॉलेज होगा रिगार्डिंग अ कंडीशन और द हेल्थ कंडीशन ऑफ द विक्टिम। इज दिस क्लाउज क्लियर टू एवरीवन? 300 क्लाउज 2 क्लियर है सबको? कुछ पूछना है इसमें? फिर आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? नो सर। सर हेलो सर, यहाँ पे बस मतलब कोई भी इंसान हो जिसको स्पेशल नॉलेज हो, ऐसा उसका प्रॉक्सिमिटी में होना या फिर क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अब ये जो दोनों एग्जांपल बताए, ये बस एग्जांपल समझाने के लिए बताए कि हाँ फादर सन और इस तरीके, जरूरी नहीं है। स्पेशल नॉलेज एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग किसी को भी अगर पता है, तो वहां पर हम 300 क्लॉज 2 में उसको कॉल करा सकते। ठीक है ना? ठीक है सर। यस यस। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर रिलेशन हो दोनों से। सर Yes. ये बॉडली इंजरी करने की कोशिश कर रहा है ना। आई मीन मर्डर करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इसका। नहीं, यही तो क्लैरिटी हमको लेके आना है। इस क्लाउज 2 में नहीं ना लिखा हुआ इंटेंशनली काउजिंग डेथ। अगर ये लिखा होता तब ना हम कहते कि डिजायर ऑफ द एक्यूज्ड वाज टू कॉज डेथ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलिए, नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड 300 पार्ट 3। अब इसको कैसे पढ़ना है ये समझो आप, और इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो 299 का जो पार्ट 2 है वो कहता है इंटेंशन, अच्छे समझिएगा, टू काउज बॉडीली इंजरी। ठीक है? ये जो पार्ट है इंटेंशन टू काउज बॉडीली इंजरी, ये मेन पॉइंट है जो सेक्शन 300 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को कनेक्ट करता है। अब देखो कैसे, क्यों, इसको समझिए। इंटेंशन टू काउज बॉडीली इंजरी लाइकली टू काउज डेथ हम सेक्शन 299 में, लेकिन अगर इंटेंशन टू काउज बॉडीली इंजरी वेयर ऑफेंडर नोज दैट डेथ इज लाइकली टू बी काउज, यानी ऑफेंडर को स्पेशल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो वो 299 क्लॉज 2 से सीधा 300 क्लॉज 2 में कॉल करेगा और वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होकर मर्डर हो जाएगा। तो इंटेंशन टू काउज बॉडीली इंजरी ऑफेंडर नोज दैट डेथ इज लाइकली टू, तो वो जितना एग्जांपल डिस्कस किए तो 299 से सीधा 302 क्लॉज 2 में कॉल कर सकते। 3 जो है प्लस इसका एक्सटेंशन, यहां पर अभी तक जो हम पढ़े थे ये ऑफेंडर के सब्जेक्टिव नॉलेज पे पढ़े कि उसको उस कंडीशन के बारे में पता,
300 का क्लॉज 3 स्टार्ट होता है 299 के क्लॉज 2 से ही। अब देखना क्या लिखा हुआ है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। दूसरा जो है कहता है बॉडली इंजरी इज sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ये चीज ऐड हो गया है, and this particular expression will change the entire dynamics। यहाँ नहीं लिखा है कि bodily injury is likely to cause death, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है bodily injury that offender knows that death is likely to be caused। यहाँ लिखा हुआ, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, bodily injury, देखो यहाँ पर bodily injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। इसको एक बार पढ़ो और पढ़ के बताओ कि आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल के आए कि ऐसा बॉडली इंजरी है जो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। व्हाट शुड बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? अगर ये होता है तो 300 के क्लॉज 3 में वो फॉल करेगा यार, और चूंकि ये मर्डर होगा इसलिए पनिशमेंट की जरूरत। एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस एक्सप्रेशन? ऐसी बॉडली इंजरी जहां कहोगे सफिशिएंट है, तो काफी है। एनी ओपिनियन? सर जैसे आपने एक एक करके रेस हो रहा है। यस अनुभूति। सर जैसे पिछले वाले केस में जो उसने रॉड से सर पे अटैक किया था, तो ऐसे सर जो होता है बॉडी पार्ट का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो ये है कि that blow was sufficient to cause death in ordinary course of nature। तो यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वो जो कहेंगे कि अच्छा ये बॉडली इंजरी सफिशिएंट है या नहीं डेथ करने के लिए, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? सर उसका एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? नहीं, उसका अक्यूज का इंटेंशन होना चाहिए। अच्छा ठीक ठीक। एनी अदर ओपिनियन? संजीव? सर ये सब्जेक्टिविटी की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, हाँ कंटिन्यू बोलिए। सबको पता ही होगा, मतलब कोई ऑर्डिनरी कोर्स में जैसे आप किसी के सिर पे एक लोहे की रॉड मार दें, तो ये इंजरी ऐसी है कि सभी को पता है कि हाँ इसमें डेथ होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर सबको पता है तो उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं कहते। हाँ, सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब सब्जेक्टिविटी। हाँ ठीक है। सर, सुरेश? slip of tongue। वो जनरली वो सबके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, मतलब वो सबके लिए अप्लाई करेगा, किसी की भी डेथ हो सकती है उस वैसे इंजरी से। अच्छा, किसी की भी डेथ हो सकती है। देखो ये जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है मैकॉले के थ्रू, दिस इज क्वाइट साइंटिफिक इटसेल्फ। कहता है ऐसा इंजरी है सर व्हिच इज सफिशिएंट, काफी है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज, यानी नॉर्मली वो इंजरी हम कैसे देखेंगे? एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे कि एक्यूज जो इंजरी कर रहा है उसको पता है कि डेथ हो सकता है कि नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एक आम आदमी से भी पूछो कि अगर किसी भी पर्सन को ये इंजरी इंफ्लिक्ट की जाएगी, क्या वो इंजरी अपने आप में काफी है किसी भी व्यक्ति का डेथ करने का? अगर आपको आंसर यस में मिलता है तो ये क्लॉज 3 जाएगा। और इसके लिए एक और टेस्ट बताए थे, याद रखो। टेस्ट ये था, आज सुबह में भी हम बोल रहे थे, टेस्ट ये है कि इफ द चांसेस ऑफ डेथ इज मोर देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यानी डेथ के चांसेस सर्वाइवल से ज्यादा है। इफ द चांसेस ऑफ डेथ इज मोर देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो आप कहोगे सर इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कर रहे हो कि सर डेथ सर्टेन है। अब हम एग्जांपल बताएंगे आपको, हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 2 एग्जांपल आपको देते हैं, आप बताइए क्या वो इंजरी, जिस तरीके का इंजरी है, जो नेचर ऑफ इंजरी है, क्या आप कह रहे हो कि नॉर्मली सर किसी का भी डेथ हो सकता है उसकी? पहला इंजरी विरसा सिंह का बहुत फेमस केस है। विरसा सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब, जस्टिस विवियन बोस, अ लैंडमार्क जजमेंट व्हिच इज स्टिल बीइंग फॉलोड बाय द सुप्रीम। अब इसमें होता क्या है, अब देखो इसका बैकग्राउंड बहुत नहीं पता है, लेकिन इंजरी क्या वो पता है कि accused has given a spear blow, मतलब बहुत बड़ा जो आप भाला कहते हो जिसको, या बड़ी सी चाकू को,
एब्डोमेन में डिसीज को एक इंजरी का होता है, एंड इंजरी वाज सच अ सीवियर इन नेचर कि जैसे ही भाला अंदर घुसता है और बाहर निकलता है, इंटेस्टाइन का कॉइल देखते हो कि कॉइल होता है इंटेस्टाइन में, अपने स्टमक में, T3 coil of intestine where it came out. एडमिट किया जाता है पेशेंट को, पेशेंट को एडमिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हुई। अब क्या टेस्ट है? टेस्ट ये है कि क्या ये इंजरी अगर किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लिक्ट की जाती तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉर्मली सर उसका डेथ हो जाता है? नॉर्मली उसका डेथ हो जाता है। टेस्ट ये है देखने का, ये नहीं है देखने का कि क्या एक्यूज को पता था कि अगर एब्डोमेन में मारेंगे हम और उससे इंटेस्टाइन तक उस पोर्शन निकल जाता है तब उसकी डेथ हो जाएगी। ये टेस्ट नहीं है, इसका सिंपल टेस्ट है जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे डिसाइड करोगे? जस्टिस डेबियन रोज सेज कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिपेंड्स अपॉन फ्यू थिंग्स। क्या क्या? सबसे पहले देखो नेचर ऑफ इंजरी, ठीक है? देन यू सी द weapon used, and then you see the severity of injury, कितना सीवियर है, कितना सीवियर है। अब आप ही बताओ हमको कि given the fact and circumstances of this case, do you think कि ये जो इंजरी इन्फ्लिक्ट किया गया है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये इंजरी इन्फ्लिक्ट की जाती, it would have caused death? Can we say it is sufficient to cause death in the ordinary course of nature? या कोई दूसरा ओपिनियन है? यस, अभिषेक, आदित्य, क्या लगता है किसी भी व्यक्ति को ऐसा इंजरी किया जाए तो सफिशिएंट है क्या वो जिसका डेथ करने में? यस सर, ये सफिशिएंट है सर, क्योंकि सर यहाँ सर नॉलेज तो इमैटेरियल हो जाएगा, और सर जो अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो बेस्ड है सर, वो तीनों यहाँ पे सर फुलफिल हो रहा है। ठीक ठीक, तो अब ये चीज समझिएगा कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब। सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ, यानी नॉर्मली किसी भी व्यक्ति पर इन्फेक्ट की जाए तो आप कहते हो कि डेथ हो जाएगा। अब देखो, हम बताए थे आपको कि अगर वर्ड लाइकली है, लाइकली टू काउज डेथ, इसका मतलब 299 में क्या हम बताए थे? 299 के क्लॉज 2 में प्रोबेबल, और ये भी बताए थे कि अगर सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ है, उसका क्या मतलब होगा? मोस्ट प्रोबेबल। आपको क्या सर टर्मिनोलॉजी के साथ खेल रहे हैं? कुछ साइंटिफिकली बताइए, कुछ क्वांटिफिएबल डाटा दीजिए कि हाँ इसमें हम एनालाइज कर सके कि ऐसा हो सकता। प्रोबेबल का मतलब हम बताए थे, ठीक है, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रोबेबल मतलब मे और मे नॉट। याद रखना कि प्रोबेबल का मतलब बताए थे कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर देन द चांसेस ऑफ डेथ। एग्जाम्पल याद करो कि उस व्यक्ति ने क्या किया था, किसी व्यक्ति का पैर जो लेग है, लेग एम्प्यूट कर दिया, पैर काट दिया। तो अब किसी भी डॉक्टर से पूछो, किसी भी व्यक्ति से पूछो, कहेगा सर डेथ हो भी सकता है, डेथ नहीं भी हो सकता है, डिग्री इतना हाई नहीं है, इसलिए आप उसको प्रोबेबल कहते हो कि सर 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। व्हेनेवर केस इज मोस्ट प्रोबेबल, आप ये कहोगे कि सर चांसेस ऑफ डेथ इज मोर देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। मतलब ये देखो, ये नहीं कर रहे हैं कि डेथ सर्टेन है। अच्छा ये बताओ, ऐसा इंजरी अगर हो जाएगा किसी को, किसी भी केस में बच नहीं सकता है? इन ऑल प्रोबेबल केसेस इट विल लीड टू डेथ, या बच भी सकती है जान? तो बच सकता है, डिपेंड, मतलब बच सकता है, बहुत रेयर चांसेस है बट बच सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब डज नॉट मीन सर्टेन कि होगा ही डेथ, ऐसा नहीं है। यानी बहुत, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये ऐसा नहीं है कि 100% सर्टेनिटी, लेकिन आप जनरली 85 to 95% कहोगे कि ऐसी इंजरी किसी को भी की जाए तो काफी है डेथ करने की। हाँ, हो सकता है 5-10 लोग इसमें बच जाए,
लेकिन चांसेस डेथ की ज्यादा है अगर ऐसी इंजरी की जाए। समझ रहे हो बात? इसलिए देखो यहाँ पर कोर्ट कहता क्या है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर लाइन, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से समझ। इट ओनली मीन्स इन नॉर्मल और ड्यू कोर्स और एट द बेस्ट envisage a high probability of death, but certainly does not mean injury should invariably or inevitably lead to death. यानी ये नहीं समझना है कि डेथ निश्चित है, ये बस समझना है कि मोर प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, और इसमें डेथ के चांसेस ज्यादा हैं और सर्वाइवल के चांसेस कम है। समझ रहे हो बात? तो सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में लाने के लिए दो टेस्ट। सबसे पहला देखना है कि इंजरी जो इन्फ्लिक्ट किया गया है वो इंटेंशनल है या नहीं। अब जैसे बताते हैं इंटेंशनल है कि नहीं है, इसका एक एग्जांपल। एक बंदा ए, इसने क्या किया, पुलिस इसको पकड़ के लाई थी, चोरी के थेफ्ट का एलिगेशन था 379 का, ठीक, और पुलिस उसको पकड़ के लाई। लेकिन जैसे देखता है कि पुलिस थोड़ा केयरलेस होती है, वो किसी तरह हाथ छुड़ा करके पुलिस का हाथ छुड़ा करके भागने लगता है। ए स्टार्टेड रनिंग, अब पुलिस उसको चेज कर रही है, पकड़ नहीं पा रही है। तो पुलिस क्या की, कोशिश की किसको रोके हम। कैसे रोकेंगे? अपना पिस्टल निकालती है, एंड दिस पुलिस ऑफिसर ट्राई टू हिट द बुलेट इन द पोर्शन ऑफ लेग, पैर पर मारना चाहिए, उसके घुटने पर या घुटने के नीचे मारना चाहिए, ताकि गोली लगेगा और वो रुक जाएगा और हम पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही गोली चलाता है, एनी हाउ एक्सीडेंटली एक्यूज बैठ जाता है और गोली पैर पर नहीं लग करके उसके पीठ में यानी बैक में लगता है, एंड आफ्टर सम टाइम द एक्यूज डाइड। आफ्टर सम टाइम द एक्यूज डाइड। तो ऐसा भी हो सकता है, यहां आप कह रहे हो ना कि इंजरी इन्फ्लिक्ट कैसा किया गया, इंजरी इन्फ्लिक्ट इंटेंशनल होना चाहिए। यहां पर आप देख लो अनइंटेंशनल था, मारने का इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का। तो सबसे पहला पार्ट जो है इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी होना चाहिए। डिजायर वाज टू कॉज इंजरी ओनली, बॉडीली इंजरी, नॉट टू कॉज डेथ। अब वही मान लो कि इस तरीके से स्लिप कर जाता है कि गोली उसके सिर में लग जाती है, क्या कहोगे कि क्लॉज 1 में फॉल करेगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ? अगर एक्सीडेंटली वो गोली सिर में लग जाती है, कैन वी से इट इज द केस ऑफ इंटेंशनली काउजिंग डेथ? नो नहीं कहेंगे, इतना तो क्लियर है। तो पहला जो 300 का पार्ट 1 है इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी, तो इंटेंशन यानी डिजायर बॉडीली इंजरी करने का, सबसे पहले। दूसरा, हमको ये दिखाना होगा कि जो बॉडीली इंजरी किया गया है दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इसमें आपको दो ही चीज करना है, क्या? समझिएगा अच्छे से। या तो ये 299 के क्लॉज 2 में फॉल करेगा या 300 के क्लॉज 3 में फॉल करेगा। इन दोनों में फॉल करने का अंतर क्या है? बस एक में वर्ड लाइकली है, इसका मतलब डेथ इज प्रोबेबल। प्रोबेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, 50% चांस। 300 क्लॉज 3 जब एक्सप्रेशन सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ मीनिंग हियर बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल मेथड। तो ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। आपको ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे जो आपको लगता है नहीं ये तो इंजरी काउज किया गया है, डेथ हो सकता है, डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको इसी दोनों टेस्ट से उसको एनालाइज करना है, और नहीं भी समझ में आए तो जो हम टेस्ट बताए वो ज्यादा अच्छा है। आप देखो कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है या चांसेस ऑफ डेथ ज्यादा है। इफ द चांसेस ऑफ डेथ इज हायर, 300 क्लॉज 3 मर्डर के चांसेस यानी मर्डर होगा। इफ द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज हायर, इट इज नॉट मर्डर, इट इज 299 क्लॉज 299 क्लॉज। ये क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर? सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। फिर हम एक फैक्चुअल सिचुएशन देंगे, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
यस सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, क्या समझाना है इसमें सर जी? देखो फिर से सर हम दिस इसको इज probable or most probable में I'm just getting confused, like you said that कि if the death is probable तो वो 299 के clause 2 में fall करेगा, और अगर most probable है तो वो 300 में fall करेगा। सर उससे पहले जो आप बोले ना वो हम सुन नहीं पाए क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा था मेरे पास। ठीक ठीक, देखो सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है वो तो हम समझ चुके हैं। दिस एक्सप्रेशन सफिशिएंटली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, जिसको आप कहते हो कि नॉर्मली डेथ हो ही जाए। और ये कौन सा टेस्ट है? दिस इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी दिस टेस्ट और इंक्वायरी दैट कोर्ट विल अप्लाई। और कोर्ट खुद अप्लाई थोड़ी करेगी, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट देखेगी नेचर ऑफ इंजरी, वेपन कौन सा यूज हुआ है, और इंजरी कितना सीवियर है। इवन कोर्ट विल ऑल्सो लुक इनटू द डॉक्टर्स ओपिनियन कि डॉक्टर क्या कह रहा है। और बहुत सारे केसेस में डॉक्टर हेल्प करता है कि हाँ ये इंजरी जो लगी है ये इंजरी डेथ कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल हम बताए थे, बस एग्जांपल समझो आप। हम जो लास्ट में इलस्ट्रेशन डिस्कस किए कि मैं किसी का एक ही चाकू है, उसी चाकू से हम एग्जांपल डिस्कस किए थे, किसी की उंगली को स्लाइटली काट देते हैं। someone's finger is slightly cut, और वो क्या होता है, फिंगर तो कट जाता है लेकिन वो अपना इलाज नहीं कराता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इस सेप्टिसेमिया उसको होता है, और सेप्टिसेमिया के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे सारे केसेस में 100 में से आप कहोगे सर चलो ठीक है 3-4 लोगों की डेथ हो सकती है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। फिर दूसरा केस, वेयर अ इंजरी इज इन्फ्लिक्टेड अपॉन द लेग एंड द लेग गॉट एम्प्यूटेड, पैर कट जाता है। आप क्या कहोगे कि सर 80 से 90% चांसेस है क्या डेथ होने के? नहीं, आप कहोगे सर कि अगर पैर काटा गया है तो हम देखते हैं कि जनरली लोग बच जाते हैं, तो आप कहोगे डेथ इज प्रोबेबल। इसी में 299 में देखो वही वर्ड यूज है। 299 के क्लाउज 2 में जब हम पढ़े थे, आप लास्ट क्लास किए होंगे, दैट इंटेंशनली काउजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू काउज डेथ, यानी इट इज प्रोबेबल टू काउज डेथ। तो अगर पैर किसी का एम्प्यूट कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं सर ये प्रोबेबल है कि डेथ हो सकता है, 50 चांसेस है। लेकिन वही उसी चाकू से इफ यू स्टैब समवन इन द एब्डोमेन, और उस एब्डोमेन से कुछ इतनी इंजरी हो जाती है कि इंटेस्टाइन कॉइल बाहर आ जाता है, तो आप ये नहीं कहोगे सर 50% चांसेस है। आप कहोगे कि सर डेथ इज मोस्ट प्रोबेबल, मीनिंग देयर बाय अगर क्वांटिफाई किया जाए इसको 80 to 95% चांसेस है कि डेथ होगी ही, यानी इंजरी ऐसी है कि डेथ के चांसेस ज्यादा है और सर्वाइवल की कम। तो अगर केस लाइकली प्रोबेबल है तो 299 के पार्ट 2 में फॉल करेगा। अगर केस मोस्ट प्रोबेबल है, जो कि यहां लिखा हुआ है सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ, 300 के क्लाउज 3 में फॉल करेगा। क्लियर है सर? यस सर, थैंक यू सर। चलो अब एक फैक्चुअल सिचुएशन दे रहे हैं, हमको बताओ। ये विवियन बोस इन दी लैंडमार्क केस ऑफ विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें उन्होंने बताया कि करना क्या है। आप 4 टेस्ट बताया उसमें, चारों टेस्ट वही हम लोग जो डिस्कस किए हैं, आप एक बार देख लेना जब आप नोट्स पर हो, ठीक है? अब देखो एक सिचुएशन दे रहे हैं और सिचुएशन बताना कि वेदर इट इज द केस ऑफ लाइकली टू काउज डेथ या दिस इज द केस ऑफ सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ। यानी मतलब क्या ये प्रोबेबल का केस है या मोस्ट प्रोबेबल का केस है, ठीक है? दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, फेमस जजमेंट। क्या होता है इसमें? देखो दो ग्रुप में, ग्रुप ए ग्रुप बी में देयर इज सम बिटरनेस, हॉस्टिलिटी ओवर सम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, दोनों में कुछ दुश्मनी चलते रहे। तो एक दिन क्या होता है, दिस एक्यूज, दो एक्यूज होते हैं, एक्यूज 1 और एक्यूज 2, ये
इस बंदे का डिसीज का, लेट्स सपोज बी इसका पीछा करता है, बी बस में बैठता है, ये दोनों भी बस बोर्ड करते हैं, जैसे वो बस से उतरता है A1 A2 बी का पीछा करना शुरू करता है, और जैसे ही देखते हैं कि लोनली प्लेस पे आ गया है, वो फिर क्या करता है, दिस A1 A2 started beating B indiscriminately and mercilessly, बहुत बुरी तरीके से। और ये जो बी है, he is 55 years old with folded hands, हाथ जोड़ के कहता है छोड़ दो, माफी मांगता है, छोड़ दो। Then also they started beating him mercilessly and inhumanly, और उसके पास जो स्टिक होता है नॉर्मल स्टिक नहीं है, 3 इंचेस डायमीटर वाला स्टिक है। अब होता क्या है, बगल वाले जो विटनेसेस होते हैं देख कहते हैं कि he was beating, they were beating the victim as if some was beating a buffalo, जानवर को जैसे पीटते हैं लोग वैसे पीट रहे हैं। होता क्या है, और याद रखना इंजरी पैर में हुई है, लेग और आर्म, ठीक है। अब इंजरी कैसा है, नेचर ऑफ इंजरी देखो, 20 injuries on the leg and the arm, 7 major bone were broken, 7 major bone broken, इन टूट जाते हैं, some of them dislocated also, ठीक। और जब हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर ट्रीटमेंट कोर्ट ये कहती है, सॉरी, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इंजरी हेमरेज, द पेशेंट सफर्ड सम हेमरेज, और हेमरेज के कारण, शॉक एंड हेमरेज के कारण उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर से ओपिनियन मांगा जाता है। डॉक्टर ओपिनियन के फॉर्म में क्या कहता है, इंजरी फाउंड ऑन द डिसीज्ड वेयर cumulatively sufficient to cause death in ordinary course of nature. अब कंफ्यूजन ये है कि सर इंजरी कहाँ इन्फ्लिक्ट की गई, इंजरी वाज इन्फ्लिक्टेड ऑन द नॉन वाइटल पार्ट। तो आपको दो ही चीज टेस्ट करना है, टेस्ट करके बताना, पहला इंटेंशनली काउजिंग इंजरी, जो बॉडीली इंजरी है वो इंटेंशनल है, दूसरा इट इज सफिशिएंट in the ordinary course of nature to cause. अप्लाई करो और बताओ कि क्या होगा। Anyone? Raise your hand who wants to answer. 1 2 Okay, very good. दिवांशु? ये सर पहला वाला तो इंटेंशनल तो है ही। क्यों? एक्सीडेंटल है क्या? नहीं सर, एक्सीडेंटल नहीं। अच्छा, प्री मेडिटेटेड है क्या? पहले से सोचा समझा गया है या प्री प्लान जैसा लग रहा है क्या? हाँ सर, उसको जैसे वो लोग फॉलो कर रहे थे तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्री मेडिटेटेड है और ये इंटेंशनल है। ठीक है, अप्लाई द सेकंड टेस्ट नाउ। सर सेकंड टेस्ट अगर हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ उस नेचर में देखा जाए तो उसका जो एज था उस हिसाब से देखा जाए तो उस समय उस एज के लोगों का बॉडी उतना कैपेबल नहीं होता कि वो उतना स्ट्रॉन्ग ब्लोज झेल पाए। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वो जो ब्लोज था वो सफिशिएंट होगा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में टू कॉज दिस। ओके, प्रीति चंद्रा। हाँ सर, ये इंटेंशनली तो था ही, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर रहा है उसको, और इतना पीटने की वजह से ये पॉसिबल है कि उसका डेथ हो सकता है। तो ये सफिशिएंट है। आई मीन कोई भी कह सकता है सारे बोन टूट गए हैं, फिर इतनी जगह इंजर्ड हुए हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है सर जी। सर इसमें इंटेंशन तो था ही सर। सेकेंडली नॉन वाइटल पार्ट्स में ब्लोज दिया गया था, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी तो था, लेकिन इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉन वाइटल बॉडी पार्ट्स पे इन लोगों ने मारा था। दिस इज माय। ठीक है, अनामिका सिंह, आपको क्या लगता है कि ऐसी इंजरी, इफ द नेचर ऑफ इंजरी इज सच, व्हाट डू यू थिंक, would this be a sufficient injury to cause death in the ordinary course of nature in the given circumstances?
Yes, sir, I think so. अनुभूति? यस सर, इसमें चांसेस ऑफ डेथ इज मोर देन चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जितने भी सर्कमस्टेंसेस है गिवन द एज एंड एवरीथिंग एंड द डॉक्टर स्टेटमेंट, सो यस इसका जो था, जो ऑर्डिनरी कोर्स होता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन हो अगर, तो वो तो बोल ही रहे हैं वहां पे कि ही वाज बीटन अप लाइक बफेलो, एंड आल्सो इतनी ज्यादा इंजरीज थी कि उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल वाज वेरी लेस। ठीक, So, yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इस जनरली अभी तक क्या सीखे थे हमको, ऐसा ही केस हम लोगों ने देखा। आई थिंक द केस इन 299 क्लॉज 2 में एक पर्टिकुलर केस हम लोग देखे थे। लेट मी उस केस का नाम देखने दें हमको। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। कानपुर सिंह करके ऐसा ही कोई केस था। उस केस में कोर्ट ने ये कहा कि सिंस द इंजरी वाज नॉट इन्फ्लिक्टेड ऑन द वाइटल पार्ट्स ऑफ द वहां भी 19 इंजरी थी, ऑल्दो नॉट सीवियर एज इन दिस केस, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये वाइटल इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट ने उस केस में कहा कि नॉन वाइटल पोर्शन पर है और इंजरी इतनी सीरियस नहीं। तो जनरली लोगों को क्या लगता है कि अगर सर नॉन वाइटल पार्ट पर है तो इसका मतलब इंटेंशन मारने का तो नहीं है, बहुत से बहुत आप उसको कल्पेबल होमिसाइड में ले सकते हैं। लेकिन ये केस इतना इंटरेस्टिंग है 2-3 चीजों से, एज ऑफ द विक्टिम, द सिचुएशन, द नेचर ऑफ इंजरी, वेपन उस केस में जो यूज किया गया था और इस केस में यूज किया गया, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर जो वेपन यूज किए गए थे या लाठी यूज की गई थी वो काफी ब्लंट और काफी बड़ा था, है ना। तो गिवन द नेचर एंड द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, और ये ध्यान रखना कि डॉक्टर तो डेफिनेटली जब पोस्टमार्टम करती है डॉक्टर मर्डर वाले केसेस में, ओपिनियन डॉक्टर अपना देती है। तो अब देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर कह देगा कि इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। कैन यू से द डॉक्टर ऑफ ओपिनियन is binding upon the court? Is it necessary that opinion of doctor is binding upon the court? No. No, sir. No, sir. Under section? किस सेक्शन पे? अंदर एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन? 45 में होता है। 45 ये क्लियर है। देखो एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से याद रखना कि the doctors और the expert opines court decide, मतलब ये हुआ कि एक्सपर्ट सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं एंड दिस ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। तो अब जब जज बनोगे तो डॉक्टर अपना एडवाइस तो देगा ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अपना रिमार्क भी लिखेगा, लेकिन इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इट विल रिजल्ट इनटू डेथ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अबाइड बाय इट, कहते हैं। तो कोर्ट ये कहती है इफ यू सी द नेचर ऑफ इंजरी, वेपन यूज्ड and the accused being 55 years old, आपको क्या पता चलता है? If you analyze the injury cumulatively, सबको एक साथ लेके देखोगे, you will reach to one conclusion that the injury inflicted was sufficient in the ordinary course of nature to cause. समझ में आ रहा है बात? कोर्ट कहती है it is most probable case, and it is not only the probable, यानी इट इज नॉट द केस वेयर हम कहेंगे likely to cause death, it is the case that is sufficient in the ordinary course of to cause death। समझ में आया बात? तो सेक्शन 300 का जो दो टेस्ट है वो दोनों टेस्ट हम लोग समझ गए। तो अब ये बताओ कि 300 के क्लॉज 2 में और 300 के क्लॉज 3 में क्या मेन डिफरेंस आ जाएगा? फिर तब चार्ट पर हम पहुंचे, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या समझ में आया? सब्जेक्टिव नॉलेज, Special knowledge. वेरी गुड, वेरी गुड। सब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नॉलेज। इंजरी देखो, इंजरी दोनों में सेम है, इंजरी दोनों में इंटेंशनल है ना। हमको देखना है 2 में जो इंजरी इन्फिक्ट की जा रही है वहां पर एक्यूज को नॉलेज है कि ऐसा इंजरी करेंगे, यहाँ मारेंगे तो डेथ हो जाएगी। स्पेशल नॉलेज ऑफ द सर्कमस्टेंस,
और सेक्शन 300 में बस कोट डिपेंडिंग अपॉन दी इंजरी, जैसा कि बोल रहे हैं वेपन इंजरी काउज किस बॉडी पार्ट में किया गया है, सीवियरिटी ऑफ इंजरी क्या है, ये सब मिल करके डिसाइड करेंगी कि क्या ये काफी था या नहीं था। इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट याद रहना चाहिए। अब देखो एकदम क्लैरिटी इससे समझ में आएगा। देखो ये दिख रहा है, जो लिख रहा है ये दिख रहा है, देखो इंटेंशन टू, इसको पता है intention to cause bodily injury। intention to cause bodily injury ये कॉमन थ्रेड है 299 क्लॉज 2 में, 300 क्लॉज 2 में और 300 क्लॉज 3। कौन कौन से क्लॉज? 299 क्लॉज 2, 300 क्लॉज 2 एंड 300 क्लॉज 3। ठीक है, ये कॉमन चीज है। डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस आता है यहां पर, समझो आप। 299 क्लॉज 2 इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी तो है, यानी इंटेंशन डिजायर है, लेकिन वहां पर है लाइकली टू कॉज, यानी डेथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लाइकली मींस प्रोबेबल। 300 क्लॉज 2 में मर्डर क्यों हो जाएगा? इसलिए मर्डर हो जाएगा क्योंकि ये नॉलेज, स्पेशल नॉलेज है एक्यूज को रिगार्डिंग दी मेडिकल कंडीशन और दी अदर सर्कमस्टेंस। 300 क्लॉज 3 में यहां पर जो डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो 299 क्लॉज 2 से ज्यादा है, क्योंकि दी इंजरी इंफेक्टेड इज सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज। क्लियर है? 300 के क्लॉज 3 में कोई एक दिक्कत, एनी डाउट पूछ लीजिए, फिर हम फोर्थ पर मूव करें। एनी डाउट? यस सर, क्लियर। चलो अब आ जाओ फोर्थ पर। फोर्थ आने से पहले आप ये बताओ, यस नाउ टेल मी व्हाट वाज 299 सब क्लॉज 3, ये पहले बताओ ये क्या था? सर फोर्सिएबिलिटी, Knowledge. नॉलेज Knowledge. about the act. नॉलेज, यानी याद देखो with knowledge that he is likely by such act to cause death, with knowledge that he is likely by such act to cause death, मतलब ये कि सर इंटेंशन की तो बात ही नहीं है। we will not go into the desire of the accused। जब हम एक्ट देखते हैं तो उस एक्ट से ये नहीं लगता है कि the desire of the accused was to either to cause death or the desire of the accused was to cause bodily injury। उन दोनों में से कुछ नहीं दिखता है, ना तो डेथ करने का ना बॉडली इंजरी कॉज करने का, उन दोनों में से कोई कुछ नहीं दिखता है। तो क्या दिखता है सर? सर नॉलेज है उसको दैट डेथ इज प्रोबेबल। नॉलेज मींस हम लोग जानते हैं, नॉलेज मींस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ द कंसेक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। जब जो आप एक्ट करते हो उसका अवेयरनेस है, डिजायर तो नहीं है उसको। स्नेक चार्मर का एग्जांपल हम लोग देखे थे, और भी सुपरस्टिशियस बिलीव वाले एक्ट का एग्जांपल हम लोग देखे थे। तो नॉलेज वाला पार्ट यहाँ 299 के क्लॉज 3 में, नॉलेज वाला पार्ट सेक्शन 300 के क्लॉज 4 में। देखो यार, सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको 299 क्लॉज 3 और 300 पार्ट 4 में इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना है। We have to differentiate between 299 clause 3 and 300 clause 4। ठीक है, just a second। ठीक है, now let us read first कि इसका फोर्थली यानी 300 पार्ट 4 करता क्या है। 299 का तो हमको पता है। now see, देखो
कहता है if the person committing the act knows, यहां तक तो ठीक है, वहां पर भी लिखा हुआ था 299 में that person committing the act knows, लेकिन यहां से ड्रिफ्ट और सेक्शन 4th में मैकॉले यूजेस सम सुपरलेटिव एक्सप्रेशंस। कहता है किस चीज का नॉलेज है? नॉलेज इस चीज का that the act is so imminently dangerous that it must in all probability causes death, in all probability causes death। वहां पर क्या लिखा होता है 299 पार्ट 1 में कि with the knowledge that death is likely to be caused, और यहां लिख रहा है कि उसको नॉलेज है कि एक्ट इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है that in all probable cases it will lead to death। Prima facie, when you read these two expressions, what difference do you find? कौन सा क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? अगर हम आपसे पूछे तो हम तो बताएंगे कि इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से केसेस फॉलो करेंगे, बट व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या अंतर है 299 के पार्ट 3 में और 300 के 4? सर पार्ट 3 में है कि नॉलेज है कि डेथ इज लाइकली टू बी कॉज, इसमें है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दैट इज प्रोबेबल, वेयरएज हियर इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब वो मरना ही है, सर्टेन। सर्टेन है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी आती है यहाँ पर कि सर मरना ही है, क्योंकि आप देखो एक्सप्रेशन इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काउजेस डेथ ऑफ सच पर्सन। अब देखो मैकॉले इसको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन को भी यूज करता है, और इस इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा आपको कि व्हाट वाज द इंटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग क्लॉज 4th ऑफ सेक्शन 3। देखो क्या कहता है, A without any excuses fires a loaded cannon into the crowd of person and kills one of them. A is guilty of murder, although he may not have had premeditated design to kill any particular person। मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास एक AK-47 है and you indiscriminately started shooting a group of person, आपके सामने बहुत भीड़ लगी हुई है, आप वहां गोली चला देते, तो वहां पर जो बंदे हैं मान लो लेट्स सपोज B C D, वहां पर वो मरते हैं। तो अगर लेट्स सपोज कि अगर सिंपल केस होता मर्डर, सिंपल केस होता इंटेंशन टू कॉज डेथ का, हेलो यस सर, आवाज आ रही है ना? यस सर, अभी आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो सिंपल केस क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं ए इंटेंडेड टू कॉज द डेथ ऑफ बी, तो आप कहते हैं कि हाँ डेथ से हो सकता है कि ये कुछ अचीव करना चाहता होगा, ए मस्ट बी नोइंग बी। यहाँ पर तो इनडिस्क्रिमिनेटली ए ने गोली चलाना शुरू कर दिया और वो बी को जानता भी नहीं है, सी को जानता भी नहीं है, डी को जानता भी नहीं है, फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। इस केस में यू कैन नॉट से दैट देयर वाज अ डिजायर टू कॉज डेथ पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ देखो क्या, पर्टिकुलर इंडिविजुअल लिखा हुआ है इस इलस्ट्रेशन में, उसको एक पर्टिकुलर इंटेंशन को मारने का डिजायर नहीं था, तो आप कहोगे कि वहां तो कहोगे सर डी को तो जानता ही नहीं था, वो एल को जानता ही नहीं था, डी को जानता ही नहीं था। आप कह नहीं सकते कि देयर वाज डिजायर टू कॉज डेथ बी सी डी, कोई डिजायर नहीं था, तो डिजायर वहां पर इंक्लूड नहीं कर सकते। मेंसुरिया का इंटेंट वाला फॉर्म नहीं है वहां पर, तो कौन सा फॉर्म है सर? नॉलेज। कौन सा नॉलेज सर? नॉलेज दैट द एक्ट व्हिच यू आर डूइंग इज नॉट ओनली लाइकली टू कॉज डेथ। सर डेथ प्रोबेबल नहीं है, यहां तो हम मशीन गन यूज कर दिए, इस एक्सप्लेनेशन में कैनन यूज किया गया है, तोप, मान लो बम फेंक देता है, तो ये सिर्फ लाइकली टू कॉज डेथ नहीं है कि डेथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये एक ऐसा एक्ट है
which must in all probability will cause death। समझ रहे हो बात? तो नॉलेज वाला केस दोनों जगह आएगा, 299 क्लॉज 3 में भी आएगा और सेक्शन 300 क्लॉज 4 में भी आएगा। बस आपको देखना है कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लेस इन 299 क्लॉज 3, कम है, और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी इन 300 क्लॉज 4 इज हाईएस्ट। यहाँ पर जो क्लियरली लिख दिया है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल काउज डेथ, यानी द एक्ट इटसेल्फ इज सो इमिनेंट। अब एक ट्रिक है इस, और वो ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट है, और जब नहीं जानोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि 299 के क्लॉज 3 में फॉल करेगा कि 300 के क्लॉज 4 में फॉल करेगा। क्या है? दो लैंडमार्क जजमेंट है और दोनों के फैक्ट भी सिमिलर, दोनों के कंसेक्वेंसेस भी सिमिलर, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन है जो हम इस सेक्शन से ही खोज के निकालें। लेट्स कम टू दैट। देखो, दोनों इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझिए, दोनों केस लॉस। फर्स्ट केस इज एम्परर वर्सेस धिराजिया एंड second is Gudsai Bai versus State, 1953. This is after independence, 1940 English case। ठीक है? होता क्या है? बहुत बारीकी से सुनिएगा, एक एक फैक्ट कोर्ट के डिसीजन को बदल सकता है। What happened in this case? एक वाइफ और हस्बैंड में कांस्टेंट लड़ाई होती रहती है, वाइफ और हस्बैंड दोनों में बनता नहीं है, दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और इवन some of the times husband also threatened wife to, मारने के लिए नहीं, सिंपली मारने के लिए वो थ्रेटन करता है, धमकी देते रहता है। he also warned his wife not to go the parents house। तो काफी एक तरीके से को थ्रेटनिंग माहौल है, इंटिमिडेटिंग माहौल है लेडी के लिए, वाइफ के लिए, क्योंकि सी सब्जेक्टेड टू मेंटल एंड फिजिकल क्रुएल्टी रेगुलर। ठीक है? तो एक पर्टिकुलर दिन, on a particular day, wife decided to go to his parents house, या कहीं जाना चाहती है। तो जब हस्बैंड सोया हुआ रहता है, वो चुपचाप अपने बच्चे को लेके घर से निकल जाती है, घर से निकलती है और घर से निकल के बहुत दूर चला जाती है। सडनली द हस्बैंड वेक्स अप, वो जगता है, देख अपने बगल में अपनी वाइफ और बच्चे को नहीं पाता। तो ही क्विकली रिमाइंड्स कि हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के यहाँ गई होगी। वो पीछा करना शुरू करता है, पीछा करता है, सडनली ये देखता है कि अरे बी यानी उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर रेलवे ट्रैक के आसपास जा रही है। वो चिल्लाता है कि रुक जाओ नहीं तो मारेंगे, ऐसा ऐसा चिल्लाता है। वाइफ भी इंटिमिडेट होकर डर जाती है कि क्या करें, हम नहीं करें। वो तेजी से पीछे करने लगता है कि रुक जाओ नहीं तो मारेंगे। तो इन अ वेरी पैनिक सिचुएशन, जब वो अपने हस्बैंड को देखती है, सी वेंट इनटू पैनिक, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसको लगा कि हो सकता है कि फिर हमको मारेगा पीटेगा। She jumped into open well, एक बगल में कुआं था, उसमें कूद जाती अपने बच्चे के साथ। अब होता क्या है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वाइफ गॉट रेस्क्यूड। जो माँ अपने बच्चे के साथ कूदती है, माँ को किसी तरह रेस्क्यू कर लिया जाता है, माँ बच जाती है और बच्चा उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट केस। नाउ कम टू सेकंड केस। इन दिस केस ऑल्सो, यहां पर झगड़ा हस्बैंड वाइफ में नहीं था, यहां झगड़ा सिस्टर इन लॉ और एक्यूज के, सॉरी उसके वाइफ में था, दोनों के बीच में झगड़ा था। कांस्टेंट क्वारल बिटवीन एक्यूज एंड सिस्टर इन लॉ। सिस्टर लॉ का क्या हिंदी रिलेशनशिप है वो नहीं जानते, दो लोगों के बीच में झगड़ा था। हस्बैंड कभी कभी इसी कारण से अपने वाइफ को कभी कभी मारने का धमकी भी देता था, इस तरीके से। तो एक दिन इन दोनों में लड़ाई हुआ, सिंपली वर्बल हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड, और वाइफ कहती है उसकी जो सिस्टर इन लॉ कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, लीव फ्रॉम माय हाउस। एक्यूज बोलती है कि ठीक है मैं निकल जाऊंगी, और ये कहती हुई निकलती है कि मैं जा रही हूँ, कुएं में कूद जाऊंगी, बच्चे को लेके कुएं में कूद जाऊंगी। द एक्यूज लेफ्ट विद द 3 चिल्ड्रन सेइंग दैट शी वुड जंप इनटू वेल। आराम से घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद उसके साथ 3 बच्चा होता है, 2 साल, 3 साल, 7 साल। तीनों बच्चे के साथ कुएं में कूद जाती है, बच्चों का डेथ हो जाता है, और फॉर्चुनेटली दिस मदर सर्वाइव्ड एनी हाउ।
अब इस दोनों एक्ट में आपको सिमिलैरिटी बहुत लग रहा हो, आपको ये तो लग रहा होगा कि सर नॉलेज तो इम्प्यूट कर ही सकते हैं, एज वी ऑल नो कि एक सिंपल लीगल प्रिंसिपल है, इंग्लिश लॉ में भी फॉलो होता है, इंग्लिश इंग्लैंड में भी फॉलो होता है, हम लोग भी फॉलो करते हैं। एवरी मैन या वुमन is presumed to have knowledge of the nature and consequences of his act. हम जो भी एक्ट करते हैं एज ए प्रूडेंट पर्सन हमें पता होता है उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस प्रूडेंट मदर मस्ट हैव नॉलेज दैट दिस एक्ट मे लाइकली टू कॉज डेथ। अब सबसे पहले ये बताओ कि दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ और द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस इन इटसेल्फ दैट इट विल लीड टू डेथ। ये 299 के क्लॉज 3 में और 300 के क्लॉज 4 में फॉल करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए सबसे हमको देखना होगा। लाइकली टू कॉज डेथ यानी मर सकता है, लेकिन द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबल केसेस विल लीड टू डेथ। ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा? इमिनेंटली डेंजरस एक्ट था क्या सबसे पहले? नो सर, नो सर, इमिनेंटली डेंजरस नहीं था। कुएं में बच्चे को कुदा देते हैं, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट नहीं था। नो सर, जिस तरह वो खुद बच गई वैसे बच्चे भी बच सकते थे सर। खुद बची नहीं, उसको गांव वाले बचाते, हो सकता है कि वो सरवाइव कर गई किसी तरीके से। तो वैसे बच्चे भी बच क्योंकि 2 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा कैसे बचे? सर बच्चों की एज को अगर कंसीडर करें तो इमिनेंटली डेंजर एक्ट लगता वही है। कह रहे हैं, जो बच्चों का एज था खास करके, हो सकता है वो किसी तरीके से अपने आप को कहीं जगह पकड़ ली होगी। कुआं में कूदना इमिनेंटली डेंजरस आप लोग को नहीं लगता? सबसे पहले है सर। नहीं सर, और लेडी को सर ये नॉलेज स्विमिंग आता हो बात अलग है, लेकिन कुआं में खास करके एकदम 2 साल 3 साल के बच्चे को कूदा देना इमिनेंटली डेंजरस नहीं है क्या? है सर। और सर लेडी को नॉलेज भी कुआं में कूदने से मर सकते हैं, बच्चा भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। हाँ, डेंजरस सबसे पहले तो इस पर क्लैरिटी होना चाहिए। जंपिंग इनटू द वेल वेदर इट इज इमिनेंटली डेंजरस और नॉट, खुद कूदते हैं या खास करके अगर एज कंसीडर किया जाए बच्चों का, वो एक्ट एमिनेंटली डेंजरस तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि 2 साल 3 साल के बच्चे को आप कूदा देते हो, तो वहां पर आप क्लियरली कहेंगे द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। लेकिन अंतर क्या है? अंतर उसके अलावा कुछ देख रहा है। पहला तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि दिस एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन दैट इन ऑल प्रोबेबल केसेस इट विल लीड टू डेथ। ठीक, तो इन दोनों केस में अब देखो, हम बता देते हैं जजमेंट क्या है, और आप बताना कि क्यों ये ऐसा है और ये ऐसा है। मतलब इस केस में कोर्ट ने 299 क्लॉज 3 में इस केस को कॉल करवाया, इस केस में सेक्शन 300 क्लॉज 4 में केस कॉल किया। इसका मतलब ये कि इस केस में 302 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, पनिशेबल होगी, और ये 304 पार्ट 2 में कितना का अंतर है? 302 में आप जान रहे हो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी, और 304 पार्ट 2 में 10 years of maximum punishment. This was the decision of the court. 299 clause 3, section 300 clause 4. ये मर्डर के लिए, यहाँ कल्पेबल होमिसाइड के लिए। This is the decision of the court. आपको क्या डिस्टिंक्शन लगता है इन दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में? कोर्ट अगर ऐसा हेल्ड कर रही है, क्यों ऐसा हेल्ड कर रही है? कोई बेसिक डिस्टिंक्शन लग रहा है? एनी बेसिक डिस्टिंक्शन? यस सर। यस यस सर। सर ये 299 क्लॉज 3 में इसमें जो भी एक्ट हुआ वो विद द नॉलेज था कि दिस एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, मे और मे नॉट। वेयरएज ये जो 300 क्लॉज 4 है, इसमें ये पहले से ही बोल के जाती है कि हाँ मैं तीनों बच्चों को लेके कूद जाऊंगी, और इसके पास ये इंटेंशन भी रहता है, इसको मतलब मरना ही रहता है। सो दिस एक्ट इज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये मतलब मर ही जाएगी, सर्टेनिटी दिखाता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी शी विल डाई। तो हियर देयर इज सर्टेनिटी, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। वहां पे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो अपने हस्बैंड को देख के डर गई और इसके वजह से वो वेल में चली गई। ठीक ठीक। साक्षी? सर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस ये है कि जो पहला वाला केस है सर, वहां पे उसने वो इंटेंट उसका पहले से फॉर्म नहीं था,
वो सर जनरली जाती थी और वहां पे उसका हस्बैंड उसको दिखता है और उस टाइम पे उसको मतलब डर की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो मतलब पैनिक हो सकती है या फिर कोई भी रीजन से वो जंप कर जाती है। तो सर यहाँ पे ये नहीं बोल सकते वो पूरे इंटेंशन के साथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी चाहती है कि उसके बच्चे और उसका डेथ हो जाए। और सर ये वाले केस में सेकंड वाले में उसका पूरा इंटेंशन भी नजर आ रहा है और उसको उसने पहले से डिसाइड भी कर रखा है कि उसको इंटेंशन तो साक्षी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट नॉलेज। ये सर मतलब यहाँ पे नॉलेज है और इसने मतलब जो एक्ट किया है सर तो उसका प्रीमेडिएटेड भी मुझे लग रहा है और वहां पे उसने ऐसा पूरा मतलब उसको नॉलेज है कि वो ऑल प्रोबेबिलिटी में वो डेथ मतलब उसका डेथ होगा और उसको सर वो चाहिए भी है। मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द वर्ड लेकिन ऐसा मुझे लगता है। ठीक है लास्ट सुबेश जल्दी एनीथिंग एल्स इसके जो बाकी लोग बोले उसके अलावा। प्रोवोकेशन है सर, आपने एक बार पिछली किसी और क्लास में बताया था कि जब वो फर्स्ट एक्सेप्शन में फॉल करता है 300 के फर्स्ट एक्सेप्शन में फॉल करता है तो वो 299 क्लॉज 3 लगता है सर। ठीक है चलो अब समझो इसको। ये केस डिसाइड हुआ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के कारण। देखो हम आधा ही पढ़ाए थे उसको 300 क्लॉज 4 का पूरा नहीं बताया। लिखा हुआ है कि कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ काउजिंग डेथ और इंजरी एज अफोर्सेड। मतलब you are doing an act which you know that it is eminently dangerous to cause death। तो ना तो पहले वाले में और दूसरे वाले में हम कहेंगे कि एटलीस्ट द प्रूडेंट मर्डर हैड नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू cause death। इंटेंशन तो है नहीं, नॉलेज है। तो नॉलेज पहले वाले में भी था, नॉलेज दूसरे वाले में भी था और दोनों एक्ट अपने आप में इमिनेंटली डेंजरस था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट 300 क्लॉज 4 का एक एक्सेप्शन भी है कि इफ यू प्रूव या इफ यू प्रूव्स टू द कोर्ट दैट द एक्ट यू हैव डन यू हैव सम एक्सक्यूज फॉर डूइंग इट। कुछ एक्सक्यूज के कारण आप वो रिस्क ले रहे हो। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो that because of certain excuses you have run the risk of causing death, तो आपको 304 में वो एक्ट नहीं फॉल करेगा, फिर 299 के क्लॉज 3 में फॉल करेगा। समझ रहे हो बात? इन दोनों केस में जो मेन डिस्टिंक्शन है ये यही था। here the wife had the excuse and this excuse was reasonable also कि जैसे ही उसने हस्बैंड को देखा उसको पता है कि उसका हस्बैंड क्रूअल है, ब्रूटल है, हो सकता है मारेगा, पीटेगा, तो सी वेंट इनटू अ पैनिक स्टेट और पैनिक स्टेट में जाने के बाद सी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ काउजिंग डेथ। ऐसा नहीं कि खुद से मर्जी से चली गई थी वहां पर। तो यहां पर एक एक्सक्यूज है। सी न्यू दैट एक्ट इज टू बी लाइकली टू बी द एक्ट इज इमिनेंटली डेंजरस, लेकिन वो एक्सक्यूज क्या है? एक इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है क्योंकि वो पैनिक स्टेट में चलेगी एंड देयरफॉर शी जंप इनटू वेल। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ नहीं था। यहां पर वो तो बोल के जाती कि हम कुएं में कूद जाएंगे। क्या उसका कोई पीछा कर रहा था? क्या उसको कोई थ्रेटन कर रहा था, इंटिमिडेट कर रहा था? नहीं कर रहा था। सी विथ फुल नॉलेज डिसाइडेड टू जंप इनटू वेल along with the 3 children। तो देयर वाज नो एक्सक्यूज एज सच। और अगर एक्सक्यूज नहीं होगा तो एक्ट तो नॉलेज तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी हम कह रहे हैं कि द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबल केसेस इट विल लीड टू डेथ। तो यहां पर एक्सक्यूज नहीं था, देयरफॉर सेक्शन 300 क्लॉज 4 और यहां पर एक्सक्यूज था, इसलिए 299 क्लॉज 3। समझ रहे हो बात? तो इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है 299 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 300 क्लॉज 4, सबसे पहला डिस्टिंक्शन ये है कि इस केस में कहता है विद नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कम। सबसे पहले एक तो डेथ की प्रोबेबिलिटी ही कम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि 304 में जो डेथ की प्रोबेबिलिटी वो हाईएस्ट है क्योंकि इन ऑल प्रोबेबल केसेस इट विल काउज डेथ। 300 क्लॉज 4 में एक एक्सेप्शन ऐड कर देता है कि अगर कोई जस्टिफिकेशन है, कोई एक्सक्यूज है वो एक्ट करने का, तो कोर्ट उसको मर्डर नहीं मानेगी। तो एक्सक्यूज है तो मर्डर नहीं मानेगी, तो वो 299 क्लॉज 3 है। जबकि यहां पर एक्सक्यूज दिया गया है। समझ रहे हो बात?
This was the main distinction between these two sections. Let us now summarize the section 300 quickly. हाँ, केस नंबर 2 का सर क्या एक्सक्यूज था, एक बार बता सॉरी, दीजिए सर। जो केस नंबर 2 है उसका क्या उसमें एक्सक्यूज? कोई एक्सक्यूज नहीं था, इसलिए एक्सक्यूज नहीं था इसलिए वो 304 में आया। 304 कहता है दी एक्ट मस्ट हैव डन विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। यहाँ तो खुद ही डिसाइड की थी, हम जाके कुआं में कूद जाते हैं। कोई इंटिमिडेशन नहीं था, कोई खतरा नहीं था, कोई थ्रेटन करने नहीं आ रहा था, कोई मारने नहीं आ रहा था, कोई पीछा नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये सारे सिचुएशन थे, दैट इज व्हाई शी वेंट इनटू पैनिकिंग सिचुएशन एंड देयरफॉर यहाँ पर चूंकि एक्सक्यूज था, एक जस्टिफिकेशन था, इसलिए 299 क्लॉज। क्लियर है? चलो लेट अस रिकैप, समराइज करते हैं, बताते चलना। सबसे पहला पोर्शन, एक्सेप्ट इन हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, इसका मतलब this expression talks about exception of 300. Very good. Culpable homicide is murder if the act by which death is caused is done with the intention of causing death. मतलब same as 299 same clause as 299 clause 1, desire to cause. दूसरा, act done with the intention of causing such bodily injury as offender knows that death is likely to be caused. Subjective knowledge of the offender, subjective knowledge या जिसको आप कहते हो special knowledge of the health condition or other circumstance. तीसरा, intention to cause bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Objective test. Objective test, probability, it is not only likely that but death is most probable. And the last one, act is so imminently dangerous that in all probable cases it will cause death. Only the exception is it has to be without any excuse for incurring the risk of causing death. एक explanation, एक illustration discuss कर लिए, चारों illustration आप discuss कर लेना. Any doubt till what we have discussed under section 299 and 300? No, sir. तो बस इसको कैसे रिलेट करना? 299 clause 1 is equal to 300 clause 1, फिर सेक्शन 299 जो क्लाउज 2 है उसको हम लोग को 300 के क्लाउज 2 और क्लाउज 3 से रिलेट करना है, क्योंकि बोथ द सेक्शंस टॉक्स अबाउट इंटेंशनली काउजिंग बॉडीली इंजरी। फिर 299 के क्लाउज 3 को सेक्शन 300 क्लाउज 4 से कोरिलेट करना है और कॉन्ट्राडिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, इन दोनों में, इन सारे सेक्शन में रिलेशन अगर पता चल गया तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, एक्सेप्शन 300 के सारे एक्सेप्शन को, एंड देन वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और एक और चीज प्रूव करना था कि हम लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज अ जेनस एंड मर्डर इज द स्पीशीज, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही प्रूव कर देंगे। एनी डाउट? कोई डाउट रह गया है? पूछ लो अब। ठीक है, अच्छे से एक बार आज के हैंडआउट को पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जाके किसी भी बुक से, जिस बुक से सॉल्व करना है, एंड इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, वी विल डिस्कस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। थैंक यू सर।